नमस्ते। आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंड्यूइट। हमारी आज की विशेष प्रस्तुति है अमानुषिक मानुष सीरीज का तीसरा भाग, शेर की गुफा में और शैतानी पहाड़ का रहस्य, इन द लायंस डेन एंड द मिस्ट्री ऑफ द डेविल्स माउंटेन। ये एक ऐसी रोमांचक गाथा है जो आपको अफ्रीका के युगांडा प्रांत के उन अनजान और खौफनाक पहाड़ों पर ले जाएगी जहां अंधविश्वास और खूंखार दरिंदों का साया मंडराता है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि इस बीहड़ अरण्य और शैतानी पहाड़ की भूल भुलैया में कदम कदम पर साक्षात मौत मुंह बाए खड़ी है। आइए सीधे चलते हैं अफ्रीका के उन घने और रहस्यमयी जंगलों की ओर जहां से ये विस्मयकारी सफर शुरू होता है। अरे भाई, बात उस समय की है जब मैं अफ्रीका महाद्वीप के युगांडा प्रांत में अपना डेरा डाले हुए था। दरअसल एक बहुत ही विशालकाय शेर मेरी बंदूक की गोली से बुरी तरह जख्म खाकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ था, और भागते भागते वह सूखी जमीन के ऊपर खून की एक लंबी लकीर और गहरा निशान छोड़ता गया था। सच पूछो तो मैं उसी ताजा खून के लाल धब्बों को ट्रैक करते हुए और लगातार देखते हुए उस घायल शेर को खोजने के मिशन पर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। उस वक्त मेरे इस खतरनाक सफर में मेरे साथ काफरी जाति के कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद थे। तभी अचानक हमारे ठीक सामने एक बहुत ही विशाल और गगनचुंबी पहाड़ आकर खड़ा हो गया। एक संकरा और पथरीला रास्ता नीचे के समतल मैदान से शुरू होकर सीधे उस ऊंचे पहाड़ के ऊपर की तरफ जा रहा था और घने पेड़ों के बीच कहीं गायब हो गया था। दरअसल उसी संकरे रास्ते के ऊपर मुझे उस भागते हुए शेर के पैरों के और बहते खून के बिल्कुल साफ साफ निशान दिखाई दे रहे थे, जिससे यह पक्का हो गया कि वो उसी रास्ते से ऊपर गया है। मैं जैसे ही उस ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगा और अपना कदम आगे बढ़ाया, ठीक उसी पल काफरी आदिवासियों के दल के सरदार ने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया और बेहद घबराए हुए स्वर में मुझसे कहा कि हुजूर, खुदा के लिए उस सामने वाले पहाड़ के ऊपर चढ़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। मैंने हैरान होकर उससे सवाल किया कि अरे भाई, मगर ऐसा क्यों? आखिर बात क्या है? सरदार ने डर के मारे थरथर कांपते हुए जवाब दिया कि मालिक, वो कोई मामूली पहाड़ नहीं है, बल्कि वो तो साक्षात शैतान का पहाड़ है। मैं उसकी ये अजीब बात सुनकर बुरी तरह अचरज में पड़ गया और खिलखिलाकर हंसते हुए बोला कि शैतान का पहाड़? अरे भाई, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? भला ऐसा भी कहीं कुछ होता है क्या? सरदार ने अपने चेहरे के हाव भाव को बेनतहा संजीदा और गंभीर बनाते हुए मुझसे कहा कि हुजूर, उस रहस्यमयी पहाड़ का कोई अंत नहीं है। उस भूल भुलैया जैसे पहाड़ के भीतर असल में कौन लोग रहते हैं, ये अपनी आंखों से तो मैंने कभी नहीं देखा, मगर बुजुर्गों से ये पक्का सुना है कि वहां जो भी जीव रहते हैं वे किसी भी मायने में जीते जागते इंसान तो कतई नहीं है। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा कि अरे भाई, तो इसमें भला अचरज और ताज्जुब की क्या बात है? इस घने और डरावने जंगल के भीतर तो वैसे भी आम इंसानों के रहने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और सुनो सरदार, मैं यहां कोई इंसानों का शिकार करने के मिशन पर थोड़ी ही आया हूं, मैं तो बस उस शेर के पीछे जा रहा हूं। सरदार ने अपना सिर हिलाते हुए बड़े खौफनाक अंदाज में कहा कि नहीं मालिक, आप दरअसल मेरी बात की गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। उस मनहूस पहाड़ के दिल के भीतर साक्षात जुजू का एक पूरा साम्राज्य और रहस्यमय दुनिया बसी हुई है। वे इतने भयानक और डरावने जीव हैं कि उनका डरावना चेहरा और रूप देखते ही किसी भी भले चंगे इंसान के डर के मारे प्राण पखेरु उड़ जाएं और उसकी जान निकल जाए। मैंने थोड़ा चिढ़कर और गुस्से में उससे कहा कि अरे सरदार, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? लगता है कि इस धूप में तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। मैं इन सब जुजू वुजू और अंधविश्वासों को रत्ती भर भी नहीं मानता, और मैं तो उस पहाड़ पर पक्के तौर पर जाऊंगा ही जाऊंगा। चलो चुपचाप मेरे पीछे पीछे चले आओ। सरदार मेरी ये बात सुनते ही खौफ के मारे एकदम सिहर उठा और झटके से 2 कदम पीछे की तरफ हट गया। वो कांपते हुए बोला कि अरे मालिक, मैं अभी इतनी जल्दी अपनी जान गंवाने और मरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। और सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे इस पूरे ग्रुप का कोई भी बंदा उस मौत के पहाड़ पर पैर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप खुद ही इन सब लोगों से पूछकर देख लीजिए। सच पूछो तो मुझे उन आदिवासियों से कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे बिना कुछ कहे ही दल के सभी लोगों ने एक सुर में और एक आवाज में साफ मना कर दिया कि हुजूर, हम में से कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर वहां नहीं जाएगा। अब मैं सचमुच एक बहुत बड़ी दुविधा और बड़ी मुसीबत में फंस गया था।
दरअसल मैं जिस घायल शेर का पीछा कर रहा था, वैसा आलीशान, भीमकाय और विशालकाय शेर पूरी लाइफ में कभी कभार ही देखने को मिलता है। मेरी बंदूक की गोली से वो इतनी बुरी तरह और जानलेवा रूप से घायल हो चुका था कि मुझे पक्का यकीन था कि वो अब बहुत ज्यादा दूर तक भागने की सिचुएशन में बिल्कुल नहीं होगा। तो भला आप ही बताइए भाई, इतने बड़े और शानदार शिकार को मैं अपने हाथ से कैसे जाने देता? मैंने अपने मन में फैसला किया कि अब किस्मत में जो भी लिखा होगा देखा जाएगा, मुझे तो आगे बढ़ना ही होगा। यही सोचकर मैंने दृढ़ स्वर में कहा कि ठीक है सरदार, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम सब के सब लोग यहीं नीचे बैठकर मेरा वेट करो और मेरे आने का इंतजार करो। मैं बस उस शेर का काम तमाम करके और उसे फिनिश करके अभी वापस आता हूं। सरदार ने आखिरी बार चेतावनी देते हुए बेहद मायूस होकर कहा कि हुजूर, आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए। उस खौफनाक जुजू पहाड़ के भीतर जो भी इंसान एक बार कदम रख देता है, वो फिर कभी जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। उन अनपढ़ और लोकल लोगों का ऐसा अंधविश्वास और सुपरस्टिशन देखकर मुझे अंदर ही अंदर बड़ी तेज हंसी आ गई। मैंने उनकी बात का और कोई जवाब देना ठीक नहीं समझा और जमीन पर बने खून के लाल निशानों को गौर से देखते हुए धीरे धीरे उस पथरीले पहाड़ी रास्ते पर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। सच पूछो तो एक घायल बाघ या जख्मी शेर कितना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा जानवर बन जाता है, इस बात का अंदाजा दुनिया के हर एक मंझे हुए शिकारी को अच्छी तरह से होता है। इसी वजह से मैं पूरी तरह से फुल अलर्ट मोड में रहकर और अपनी बंदूक को एकदम रेडी और लोडेड रखते हुए कूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा था। जब मैं पहाड़ पर करीब 300 फीट की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ गया, तब मैंने अचानक देखा कि वे खून के धब्बे मुख्य रास्ते को छोड़कर सीधे सीधे दाहिने हाथ की तरफ फैले एक बेहद घने जंगल के भीतर मुड़ गए हैं। अरे भाई, वो इतना ज्यादा घना, झाड़ियों से भरा और घुट जंगल था कि उसके भीतर सीधे पैर पर खड़े होकर चल पाना तो किसी भी कीमत पर नामुमकिन था। मगर उस वक्त तो मेरे सिर पर शिकार करने का एक जबरदस्त जुनून और नशा पूरी तरह से सवार हो चुका था। मैंने एक पल के लिए भी बिना किसी हिचकिचाहट या संकोच के तुरंत अपने घुटने जमीन पर टिका दिए और फिर हाथ पैर के बल रेंगते हुए यानी कमान की तरह झुककर झाड़ियों को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। उस जंगल के भयानक और अभेद्य सन्नाटे और घनेपन को देखकर यह साफ साफ समझ में आ रहा था कि आज तक इस पूरे इलाके में कभी किसी भी इंसान का पैर नहीं पड़ा है। चारों तरफ एक अजीब और डरावना श्मशान जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं जिस रास्ते से रेंगकर आगे बढ़ रहा था, वहां तो दोपहर के उजाले और दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी का एक कतरा तक भीतर दाखिल नहीं हो पाता था। इतना भयंकर अंधेरा था वहां। तभी अचानक मेरे सामने एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई। पहाड़ की उस विशाल चट्टान के ठीक सामने एक बहुत ही गहरी और डरावनी गुफा मुंह बाए खड़ी थी और वे खून के सारे ताजा निशान सीधे उसी गुफा के काले अंधेरे के भीतर चले गए थे। इसका मतलब साफ था भाई कि वह जख्मी शेर इसी समय उसी अंधेरी गुफा के भीतर ही छुपा बैठा है। हो न हो, शायद ये रहस्यमयी गुफा ही उस दरिंदे का असली घर और डेरा थी। उफ भाई, उस गुफा के भीतर इतना ज्यादा घाव और कालकोठरी जैसा घुट अंधेरा था कि मैंने कई बार अपनी गर्दन उचकाकर और आंखें फाड़ फाड़ कर भीतर झांकने की कोशिश की, मगर मुझे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गुफा के भीतर से उस शेर की सांस लेने की भी कोई हलचल या आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। क्या पता भाई, शायद वो शातिर जानवर अंदर के अंधेरे में दुबक कर बैठा बैठा बाहर रोशनी में मेरी हर एक मूवमेंट और मेरी गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहा हो। और यह भी हो सकता था कि वो अचानक भयानक गुस्से और आक्रोश में भरकर एक झटके में सीधे मेरे ऊपर मौत बनकर टूट पड़े और छलांग लगा दे। खुशकिस्मती से मेरे पास मेरी एक दमदार इलेक्ट्रिक टॉर्च मौजूद थी। मैंने बिना देर किए तुरंत उस टॉर्च को ऑन किया और उसकी तेज रोशनी का फ्लैश सीधे उस गुफा के काले अंधेरे पेट के भीतर चमका दिया। और रोशनी पड़ते ही जो नजारा दिखा, दरअसल गुफा के मुहाने से महज 5 हाथ की दूरी पर ही उस विशालकाय और भीमकाय शेर का भारी भरकम जिस्म जमीन के फर्श पर एक तरफ करवट लिए बेजान पड़ा हुआ था। टॉर्च की उस इतनी तेज और तीखी रोशनी की चकाचौंध पड़ने के बाद भी उस शेर के शरीर में रत्ती भर भी कोई हलचल नहीं हुई और वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। मैंने कुछ मिनट तक बहुत ही ध्यान से और गौर से उसकी बॉडी को ऑब्जर्व किया। तब जाकर मुझे समझ में आया कि उसके सीने में सांस लेने के कोई भी लक्षण या मूवमेंट नहीं हो रही थी। वो शेर पूरी तरह से मर चुका था। मगर अरे भाई, कहते हैं न कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सतर्क रहने में कभी कोई बुराई नहीं होती।
क्योंकि ये जख्मी और शातिर जंगली जानवर अक्सर शिकारी को धोखा देने के लिए कई बार इस तरह झूठी मौत का नाटक और मरने का ढोंग रचते हैं। अरे भाई, क्या पता ये दुष्ट जंगली जानवर अचानक किसी शिकारी की गर्दन पर झपट्टा मार दे और अपनी आखिरी जानलेवा बाइट लेकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दे। इसी वजह से मैंने बड़ी ही चालाकी से अपनी उस भारी भरकम टॉर्च को लगातार ऑन रखते हुए और पक्का निशाना साधकर शेर के उस बेजान शरीर के ऊपर दनादन 2 और गोलियां दाग दी। मगर उन 2 नए धमाकों और गोलियों के प्रहार के बाद भी उसका जिस्म अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिला। तब जाकर मेरा दिल पूरी तरह से आश्वस्त हुआ और मैं एकदम बेफिक्र होकर उस संकरी गुफा के काले अंधेरे के भीतर दाखिल हो गया। सच पूछो तो इतनी कड़ी मशक्कत और भयानक रिस्क आखिरकार रंग लाया था। यह सोचकर ही मेरा रोम रोम अंदर से गहरी खुशी और भारी एक्साइटमेंट से झूम उठा था। दरअसल वो गुफा आकार में तो काफी छोटी थी, मगर सच कहूं तो वो जगह बेनतहा खौफनाक और डरावनी थी। सिर के ठीक ऊपर काले स्याह पत्थर थे, अगल बगल चारों तरफ डरावनी चट्टानें और काले पत्थर पसरे थे, और पैरों के नीचे भी वही चुभने वाले नुकीले काले पत्थर बिछे थे, और मानो उन पत्थरों की देह पर ही किसी ने घुट और गाढ़ा काला अंधेरा पोत दिया हो। उस पूरे स्याह और काले कमरे में चारों तरफ एक बेहद अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला भयावह माहौल बना हुआ था, और उसी फर्श पर जो कुछ सफेद और चमकदार चीजें बिखरी पड़ी थी वे सूखी, मांसहीन और कंकाल की हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं थी। क्या पता भाई, उन बिखरी हुई जंगली पशुओं की हड्डियों के ढेर के बीच किसी बदनसीब इंसान की हड्डियां भी दफन रही हों। जैसे ही मेरे दिमाग में इंसानों का ये खौफनाक ख्याल आया, ठीक उसी पल एक दूसरी अजीब चीज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। गुफा के उस सुदूर कोने में हड्डियों के बड़े से ढेर के ठीक बगल में काले रंग का कुछ अजीब सा कपड़ा कीचड़ में सना पड़ा हुआ था। मैंने अपनी बंदूक की लंबी नली से उसे थोड़ा टटोला और उलट पुलट कर देखा। तब जाकर समझ आया कि वो कोई मामूली चिथड़ा नहीं, बल्कि एक इंसानी कपड़ा यानी एक कोट था। अरे भाई, कोट! एक बकायदा इंसानों द्वारा पहना जाने वाला कोट। इसका साफ मतलब यह हुआ कि इस आदमखोर शेर को इंसानों का मांस चखने की और इंसानों को अपना शिकार बनाने की बेहद बुरी आदत लग चुकी थी। मैंने अपनी उसी लोडेड बंदूक की बैरल की मदद से उस भारी कोट को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाया। तभी अचानक उसके भीतर से कोई छोटी सी चीज छिटक कर नीचे पथरीली जमीन पर आ गिरी। मैंने तुरंत नीचे की तरफ झुककर गौर से देखा तो वो एक चमड़े की पॉकेट बुक यानी एक पर्सनल डायरी थी। इस क्रूर शेर के जानलेवा हमले में जिस बदनसीब शख्स की जिंदगी का दिया हमेशा के लिए बुझ गया था, यह पक्के तौर पर उसी अभागे इंसान की आखिरी निशानी और प्रॉपर्टी थी। मुझे उस वक्त लगा कि यह बहुत पॉसिबल है कि यह किसी गोरे यानी श्वेत शिकारी की डायरी हो। इसके भीतर शायद उसका नाम, पता या उसकी असली आइडेंटिटी लिखी होगी। यही सोचकर मैंने बड़ी ही उत्सुकता और क्यूरियोसिटी के साथ उस पॉकेट बुक को जमीन से ऊपर उठा लिया। मगर भाई, जैसे ही मैंने धड़कते दिल के साथ उस पॉकेट बुक को खोला और अपनी टॉर्च की तेज रोशनी का फ्लैश उसके पन्नों पर डाला, मैं डर और अचरज के मारे एकदम सन्न रह गया। उस डायरी के एक एक पन्ने पर साफ साफ अक्षरों में बंगाली भाषा में ढेरों बातें लिखी हुई थी। मेरा पूरा वजूद एक बहुत बड़े झटके और गहरे विस्मय से कांप उठा। कहां सुदूर हमारा प्यारा बंगाल देश, और कहां अफ्रीका के युगांडा प्रांत की ये खौफनाक शेर की गुफा। अपनी आरामदेह जिंदगी और घर परिवार में मस्त रहने वाला एक बंगाली बाबू इतनी दूर 7 समंदर पार इस बीहड़ जंगल में सिर्फ इसलिए चला आया ताकि वह इस बेरहम और हिंसक शेर की भूख मिटाने का जरिया और उसका निवाला बन सके। मगर अरे भाई, ठीक अगले ही पल मुझे यह एहसास हुआ कि इस अजीब घटना पर दुनिया का कोई भी दूसरा इंसान भले ही हैरान होता रहे, लेकिन कम से कम मेरा ताज्जुब करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि सच पूछो तो मैं खुद भी तो एक बंगाली ही हूं। और अगर किस्मत जरा सा भी दगा दे जाती तो आज मैं खुद भी इस आदमखोर शेर का शिकार और उसका पेट भरने की खुराक बन चुका होता, और फिर उस बदनसीब बंगाली बाबू की तरह मेरी ये हड्डियां भी इसी कालकोठरी जैसे अंधेरे में पड़े इस कंकालों के ढेर को थोड़ा और ऊंचा करने के काम आती। और उन बेजान हड्डियों को देखकर आने वाले समय में कभी कोई भी इंसान मेरी असली पहचान या मेरा नाम पता तक नहीं जान पाता। मेरा मन अजीब सी बेचैनी से भर गया, इसलिए मैं उस भयानक गुफा यानी साक्षात नफरत, हिंसा और मौत की कालकोठरी से और उसके सामने फैले उस मनहूस जंगल के दायरे से जितनी जल्दी हो सका
उतनी फुर्ती से बाहर की तरफ भाग निकला और बाहर बहने वाली खुली और ताजा हवा में आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। और भाई, बाहर आते ही मुझे अचानक अपने उन काफरी आदिवासियों के गहरे डर की बात याद आई, जिसे मैं शिकार के उस हाई वोल्टेज रोमांच और एक्साइटमेंट के चक्कर में अब तक पूरी तरह से भूल चुका था। दरअसल उन लोकल लोगों ने इस अजीब पहाड़ का नाम जुजू पहाड़ रखा था। मगर आखिर ऐसा क्यों था? वे कहते थे कि यहां जो अदृश्य साए और जीव रहते हैं, उन्हें देखते ही इंसान के प्राण निकल जाते हैं। मगर ऐसा क्यों? इस पूरे इलाके का कोई भी स्थानीय बाशिंदा इस पहाड़ की सीमा के आसपास भी भटकने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर क्यों? मैंने अपनी आंखों को पूरा शार्प करके और पैनी नजर से चारों तरफ देखते हुए इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की पूरी कोशिश की। मगर सच पूछो तो मुझे वहां कोई भी संदिग्ध चीज या कोई अजीब हलचल दिखाई नहीं दी। वही सन्नाटे से भरा संकरा रास्ता, वही वीरान पहाड़ और वही खामोश जंगल। उस गहरे सन्नाटे और वीरानगी के ऊपर अब धीरे धीरे शाम की धुंधली और मध्यम सी रोशनी यानी गोधूली बेला का साया उतर रहा था। वो गहरी खामोशी और एकांत समय कुछ ज्यादा ही अजीब और अस्वाभाविक सा फील हो रहा था। खैर, इन सब के बावजूद मेरे दिल के किसी भी कोने में डर या खौफ का कोई भाव पैदा नहीं हुआ। अब रात का अंधेरा तेजी से पैर पसार रहा था, इसलिए इस सुनसान जगह पर और ज्यादा देर तक रुकना किसी भी एंगल से लॉजिकल या अक्लमंदी का काम नहीं था। मैं बिना एक पल गवाए बड़ी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उस पहाड़ी रास्ते से नीचे की तरफ उतर आया। नीचे पहुंचते ही जब मैंने अपने उन काफरी आदिवासियों के सरदार के चेहरे के हाव भाव को देखा, तो मुझे तुरंत समझ आ गया कि वह इस बात की उम्मीद पूरी तरह छोड़ चुका था कि मैं कभी वहां से जिंदा और सलामत वापस लौट कर आऊंगा। मैंने उसकी उस घबराहट को देखकर खिलखिलाकर एक जोरदार ठहाका लगाया और हंसते हुए उससे कहा कि अरे सरदार, तुम इस तरह मुंह बाएं पागलों की तरह मेरे चेहरे को क्या देख रहे हो भाई? डरो मत, मैं अभी तक कोई भूत प्रेत नहीं बना हूं, साक्षात तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं। सरदार ने बेनतहा डरे हुए स्वर में और बिल्कुल धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए मुझसे पूछा कि हुजूर, क्या सच में आपने उन लोगों को अपनी आंखों से देख लिया? मैंने बात को घुमाते हुए पलटकर पूछा कि आखिर किन्हें देखने की बात कर रहे हो तुम? सरदार ने आंखें बड़ी करते हुए कहा कि मालिक, वही जीव जो किसी भी तरह से इंसान नहीं है। मैंने बहुत ही सीरियस चेहरा बनाकर उससे कहा कि हाँ भाई, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच है। जो इंसान नहीं है, ऐसे ही एक बेहद भयानक जीव का सामना आज मैंने खुद अपनी आंखों से किया है। मेरी ये बात सुनते ही वह सरदार खौफ के मारे ठक ठक करके पूरी तरह कांपने लगा और डर के शौक से उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल पाया। उसकी ऐसी दयनीय हालत देखकर मैं दोबारा जोरस से खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहा कि अरे हाँ सरदार, जो इंसान नहीं है, ऐसे एक जीव को मैंने सचमुच देखा है, और वह जीव कोई भूत या जुजू नहीं, बल्कि हमारा वही जख्मी शेर है। वो ऊपर एक अंधेरी गुफा के भीतर पूरी तरह मरकर एकदम अकड़ चुका है और लकड़ी की तरह सख्त हो गया है। मगर सरदार को मेरी इस बात पर जैसे रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसने रुक रुक कर और हिचकिचाते हुए दोबारा मुझसे पूछा कि मालिक, क्या सचमुच उस शेर के अलावा आपने वहां और कुछ भी नहीं देखा? मैंने हाथ हिलाते हुए साफ लफ्जों में कहा कि अरे भाई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वहां तो मुझे एक छोटा सा चूहा तक भटकता हुआ दिखाई नहीं दिया। मेरी ये बात सुनकर सरदार के जान में जान आई और उसका दिल थोड़ा आश्वस्त हुआ। वह राहत की सांस लेकर बोला कि हुजूर, तब तो आप बेहद खुशकिस्मत और एक चमत्कारी पुरुष हैं, क्योंकि उस मनहूस पहाड़ के भीतर जो भी पैर रखता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। मैंने थोड़ा गंभीर होकर उससे एक और सवाल दाग दिया कि अच्छा सरदार, क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि क्या मेरे से पहले भी कभी कोई बंगाली बाबू इस शैतान पहाड़ की तरफ आया था? सरदार ने तुरंत सिर हिलाते हुए जवाब दिया कि हाँ हुजूर, बिल्कुल आया था। आज से ठीक 1 साल पहले की बात है। मैं खुद ही उस बंगाली बाबू को रास्ता दिखाते हुए गाइड बनकर यहां तक लेकर आया था। आपकी तरह उस बाबू ने भी मेरी एक भी चेतावनी और मेरी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। मेरे साफ साफ मना करने के बावजूद वो बाबू जिद पकड़कर उस पहाड़ के भीतर अकेला ही चला गया था। मगर अफसोस मालिक, वो बाबू आज तक वहां से कभी वापस लौट कर नहीं आ पाया। मैंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए बेहद संजीदगी से कहा कि अरे भाई, वो भला जिंदा वापस लौट कर कैसे आता? उसकी पसलियों और जिस्म की सारी हड्डियां
तो ऊपर उस आदमखोर शेर की अंधेरी गुफा के भीतर कबाड़ की तरह बिखरी पड़ी है। अरे भाई, मसर उस सीधे सादे बंगाली बाबू की कीमती जान साक्षात एक खूंखार और बेरहम शेर के चंगुल में फंसने की वजह से गई है। इस हकीकत और कड़वे सच पर वो आदिवासी सरदार किसी भी कीमत पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं था। वो तो बस अपनी ही धुन में कभी शैतान, कभी जुजू और न जाने किस किस तरह के डरावने नाम ले लेकर दुनिया भर की अंधविश्वास से भरी अजीबोगरीब बातें लगातार बोले जा रहा था। मगर सच पूछो तो उसकी उन फालतू बातों पर मैंने अपना थोड़ा सा भी कान देना या ध्यान लगाना बिल्कुल बंद कर दिया था। दरअसल वो पुरानी और रहस्यमयी पॉकेट बुक इस समय सुरक्षित रूप से मेरे ही जैकेट की पॉकेट में रखी हुई थी। मैंने अपने मन में यह पक्का डिसीजन ले लिया कि जैसे ही मैं अपने सुरक्षित कैंप में वापस पहुंचूंगा, वैसे ही आराम से बैठकर उस डायरी के एक एक पन्ने को बहुत ही बारीकी और गहराई से पढ़ूंगा, ताकि उस मृत बंगाली भाई की असली आइडेंटिटी, उसका नाम और उसका पूरा परिचय जानने की पूरी कोशिश कर सकूं। हाय रे किस्मत, सचमुच बड़ा ही बेचारा और बदनसीब था वो शख्स। अफसोस की बात तो यह है भाई कि शायद उसकी इस दर्दनाक मौत की खौफनाक न्यूज और खबर आज की डेट तक उसके दूर बंगाल में रहने वाले सगे संबंधियों और क्लोज रिलेटिव्स को मिल भी नहीं पाई होगी, और वे लोग आज भी अनजाने में उसकी घर वापसी की झूठी आस लगाए बैठे होंगे। समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।